स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस और टेक्नोलॉजी में। मैं अनुपम विपुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के शो रॉकेट मंडे में। आज हम लोग बात करेंगे बोइंग स्टारलाइनर जो फंस गया है। और ये मैं क्लियर कर दूं, ये बनाया जा रहा है 24 08 09 को। तो हो सकता है कि जब आप देख रहे हो तो थोड़ा सा अपडेट आ गया हो, बट जनरली यही लेटेस्ट है। तो हुआ क्या, पूरा कॉन्टेक्स्ट देखना पड़ेगा तभी समझ में आए इतना हौच पौच क्यों हो गया है। तो ये समझिए, ये सेकंड प्लेयर है नासा का कमर्शियल क्रू प्रोग्राम का। कमर्शियल क्रू प्रोग्राम में बहुत लोग एंट्री लिए थे लेकिन सिर्फ 2 बचे। तो उसमें 2014 को बोइंग को ये मतलब कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था $4.2 बिलियन का। और उसी टाइम में 2014 में ही स्पेसएक्स को कॉन्ट्रैक्ट दिया गया 2.6 बिलियन का। अब यहाँ पे समझिए कि पैसा में अंतर क्यों है। पैसा में अंतर ये था कि आप ये समझिए 2014 में स्पेसएक्स उतनी बड़ी बात नहीं थी जितना आज है। तो उस टाइम पे अगर आप बोल रहे थे कि नासा क्यों पैसा दे रहा है, वो भी ह्यूमन फ्लाइट के लिए, कोई उतना देना नहीं चाह रहा था। तो ये मिनिमम। और दूसरी बात कि 2 प्लेयर क्यों हैं यहाँ पे। स्पेसएक्स की ये मतलब स्पेस शटल की गलती के बाद समझ में आया, तो कुछ भी होने पे चाहे कितना भी पैसा देना पड़े, गलती से भी सिंगल पॉइंट फेलियर नहीं रखना है। क्योंकि वही कारण सिंगल पॉइंट फेलियर था, शटल था और कुछ नहीं था, उनको रशिया के पास जा जाके मांगना पड़ रहा था। इसीलिए मतलब 2 कॉन्ट्रैक्ट, जबकि बहुत खर्चा हो रहा था, तब भी जानबूझ के बनाया गया। और नेशनल सिक्योरिटी वाले भी इसे सपोर्ट किए कि किसी भी हालत में हमारे पास ऐसा नहीं होना चाहिए कि मतलब रशिया के भरोसे चल रहे हैं। मतलब ये एकदम क्लियर हो गया कि 2 प्लेयर हमेशा होने चाहिए। फिर नासा को कमिटमेंट मिल गया कि ये मल्टीपल प्रोवाइडर्स तो चाहिए ही। और इसका बोइंग इसीलिए मार्केट में, जबकि बोइंग इस बजट से कब का आगे जा चुका है और उसे अब और पैसा देने का बात हो रहा है। तो कॉन्टेक्स्ट वही है कि उसे हटाया नहीं जाएगा क्योंकि उन्हें 2 प्लेयर चाहिए चाहे कुछ भी हो। और फर्स्ट क्रू लॉन्च जो होना था वो 2017 में होना था। 14 में कॉन्ट्रैक्ट दिया गया, 17 में एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आप पर्सन को भेजना शुरू कर दो। ये लेकिन अब हो रहा है 2024 में, यानी कि 7 ईयर डिले है। तो इसको थोड़ा कॉन्टेक्स्ट में लेते हैं। कॉन्टेक्स्ट ये समझिए कि फर्स्ट क्रू लॉन्च 2017 ये 17 से कितना खिसका है। दिसंबर 19 में 2019 में इन्होंने लॉन्च किया था, स्टारलाइन को लॉन्च किया गया, वो फेल हो गया। उसमें कुछ एरर आया, वो आईएसएस से डॉक नहीं कर पाया। फिर दोबारा लॉन्च किया गया मई 2022 को, तब जाके वो डॉक कर सका। फिर अभी जो लॉन्च किया गया ये फाइनली जाके इंसान को डाल सके हैं। तो समझ रहे कि मतलब 2 टेस्टिंग के अंदर इनका काम होना था, वो 3 टेस्टिंग का आ गया। और अभी तीसरा वाला में फंसे हुए हैं। और इसको अगर कंपेयर करते हैं स्पेसएक्स से, स्पेसएक्स स्टार्टिंग भी उसी स्पीड था जिस स्पीड पे आपका ये चल रहा है, क्या बोलते हैं, बोइंग चल रहा था। ये भी मार्च 2019 में, मतलब बहुत ज़्यादा अंतर नहीं था, ये भी डिले चले थे, लेकिन मार्च 19 में इन्होंने पहला स्पेसएक्स डॉकिंग कर लिया, कि मतलब जाके वो डॉक कर लिए। तो ये गाड़ी इन्होंने खोल दिया। उसके बाद मई 20 को ये लोग फर्स्ट क्रू को लॉन्च कर दिया। मतलब गाड़ी ये खोल दिए, डॉक कर लिए, और उसके बाद और समझिए इसके बीच में एक इंसिडेंट भी हुआ था जहाँ पे इनका ड्रैगन कैप्सूल फूट गया। वो लॉन्च पैड पे नहीं फूटा था, वो उनकी टेस्टिंग कर रहे थे, उस दरमियान फटा था। फिर अपडेट किया गया और उसको ठीक कर दिया। तो यहाँ तक समझिए 2019 तक दोनों कंपनी लगभग सेम रास्ते पे चल रही थी। 2019 के बाद बोइंग फिसलता चला गया क्योंकि उसका वो मतलब डॉक ही नहीं कर पाया और तांडव पे तांडव होता गया। इनका मतलब डॉकिंग के बाद फटा तो भी, लेकिन फटाफट रिकवरी मारे और ये 2020 तक में क्रू करने लगे। तो अभी जितना क्रू अमेरिकन साइड से जा रहा है वो सीधा सीधा आपका ये ड्रैगन कैप्सूल यूज कर रहा है। लेकिन ये फंस गया जाके। मतलब ये अब डिले नहीं, ये अब कॉन्फ्लिक्ट स्टेटस में पहुंच गया है। तो बात करते हैं इनका लॉन्च इवेंट कब था। इनका लॉन्च जो है 5 जून 2024 को सक्सेसफुली लॉन्च किया गया है। और 6 जून को ये डॉक किया। बोलेंगे 1 दिन लग गया इसको डॉक करने में। बात था कि ये डॉक कर सकते थे पहले, लेकिन वहाँ पे गड़बड़ हो गया। तो डिले हो गया था क्योंकि इनका मतलब 5 थ्रस्टर, मतलब एक क्लस्टर जो था थ्रस्टर्स का, आरसीएस थ्रस्टर का, वो फेल हो गया। वो ग्लिच किया। ग्लिच को ठीक किया गया और काम हो गया। लेकिन ग्लिच ठीक होने के बावजूद भी सिर्फ 4 वापस आया, पाँचों का 5 वापस नहीं आया। मतलब कि सॉफ्टवेयर ग्लिच नहीं था, वो एक्चुअली एक में डिफेक्ट था, वो डिफेक्ट बंद हो गया। तो यहाँ पे थोड़ा तांडव हो गया कि भैया क्या हुआ। फिर इसको सॉल्व करने के लिए, ठीक है ये हो गया, हमने भेजा, ये मतलब लॉन्च किए, ये लोग डॉक कर लिए, सब ठीक है, लेकिन अब क्या। तो अब क्या, मैं नासा और बोइंग ने दोनों ने डिसाइड किया कि हम इसको रिटर्न जो है उसे डिले करते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि जो स्टडी जिन चीज को करना है, यानी जहाँ पे थ्रस्टर्स हैं वो सर्विस मॉड्यूल है, ना कि कैप्सूल। कैप्सूल में थ्रस्टर्स नहीं है, सर्विस मॉड्यूल में है। तो आप जब रिटर्न करते हैं तो सर्विस मॉड्यूल को ड्रॉप कर दिया जाता है, यानी कि वो जल जाता है एटमॉस्फेयर में, बचेगा नहीं। कैप्सूल आ
जाएगा लेकिन सर्विस मॉड्यूल नहीं आएगा। तो इनको था कि सर्विस मॉड्यूल को ही में फॉल्ट हुआ है, तो सर्विस मॉड्यूल को स्टडी करते हैं। तो उसको वहाँ पे स्पेस में डॉक करने के छोड़ दिए और वहीं पे उसका पढ़ते जा रहे हैं कि क्या इश्यूज़ हो रहा है, सेंसर्स की स्टडी, टेस्टिंग हो रही है, हॉट फायरिंग हो रही है, सब चीज़ किया जा रहा है। और यहाँ पे समझिए कि प्रॉब्लम पकड़ में आ गया कि ठीक है, आरसीएस थ्रस्टर है, ये है, हीलियम लीक हुआ था, ये हुआ था, सब समझ में आ गया। लेकिन कहीं पे भी नलिफाई इसको नहीं किया जा रहा। ये प्रॉब्लम था, हमने इसे सॉल्व कर दिया, ऐसा नहीं हुआ। और यहाँ पे समझिए पता है कि ये थ्रस्टर्स में गड़बड़ है और मतलब बनाया हुआ है ऐसा कि वो चल सकता है उसके बिना भी, लेकिन एडिक्वेट आंसर नहीं है ये कि मतलब अच्छा, मतलब एक होता है ना कि अच्छा ये गड़बड़ हुआ, ये इसलिए गड़बड़ हुआ, वो नहीं क्लियर है। इसीलिए नासा और बोइंग दोनों फंस गए कि अब क्या करें, क्योंकि मतलब ये अगर आपको एग्जैक्टली पता है सर ये करने से, ये बिगड़ने से ये ऐसा हो गया, ठीक है, अब आप वो नहीं करोगे। लेकिन अगर वैसा नहीं आपको पता है कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है, कौन चीज़ ट्रिगर करेगा, तब आप फंसा हुआ सिचुएशन में फंस जाते हो। जैसे होता है ना, कोई भी फायर क्रैकर हो, आप फोड़ने जा रहे हो और उसमें आग लग के वो सुलगने लगता है तो बहुत खतरनाक हो जाता है कि पता नहीं आग लगा हुआ है कि नहीं। बात वही है, यहाँ पे हो गया, इन दोनों को भेजा गया, ठीक है, सब चीज़ हो गया, लेकिन अब क्या करें, क्योंकि डिफेक्ट है और डिफेक्ट समझ में नहीं आ रहा कि क्यों है। तो यहाँ पे फॉल्ट क्या हुआ है? फॉल्ट समझ लीजिए कि कुछ हो गया इनका जो ओवर हीटिंग कॉज़ किया है इस क्लस्टर में। और ये जो आप जो देख रहे हो यही वह सर्विस मॉड्यूल है। सर्विस मॉड्यूल का एक मतलब डॉग हाउस कहते हैं। उस डॉग हाउस में यहाँ पे ओवर हीटिंग हो रही है और ये क्यों हो रहा है ये नहीं पता। ऐसा नहीं होना चाहिए था, ये हो रहा है। और वो ओवर हीटिंग से क्या डैमेज हो रहा है? वो ओवर हीटिंग से डैमेज हो रहा है टेफ्लॉन का ओ-रिंग। वो ओ-रिंग डैमेज कर रहा है, वो बल्ज क्रिएट कर रहा है, वो फ्लो रिस्ट्रिक्शन कर रहा है, यानी कि जो प्रोपेलेंट्स चल रहे हैं वो चिपक जा रहे हैं, वो नहीं काम कर पा रहा है ठीक से। तो ये कैसे पता कर रहे हैं? ये पता करने के लिए व्हाइट सैंड्स न्यू मैक्सिको में एक जगह है जहाँ पे बोइंग अपना मतलब टेस्ट आर्टिकल रखता है, वहाँ पे जाके टेस्टिंग की जा रही है। हमेशा जनरली नासा ऐसा करता है कि कोई भी अगर क्राफ्ट है तो उसका एक ठो मतलब फुल्ली ऑलमोस्ट रेडी क्राफ्ट को बना के रखा जाएगा, जिसे ग्राउंड पे टेस्ट करते रहेंगे, ताकि हर टेस्टिंग सिग्नल आपको स्पेस में नहीं मिला। जैसे कि मार्स पे रोवर्स हैं, वो रोवर का एक क्लोन धरती में बना के रखा हुआ है, फुल वर्किंग क्लोन है, मतलब कि वो आप अंतरिक्ष में भेज सकते थे। वो उस क्लोन पे सारा सिग्नल भेजा जाता है, उसका टेस्टिंग की जाती है कि काम कर पा रहा है कि नहीं, तब जाके स्पेस में अपलोड करते हैं। तो सेम यहाँ पे भी वही हो रहा है कि जितनी भी प्रॉब्लम हो रही है इस पे रेप्लिकेट कर रहे हैं कि सर हमने ये कमांड भेजा था, ये कमांड भेजने के बाद क्या हो रहा है। तो यहीं पे समझ में आया कि ओवरहीटिंग हो रही है और टेफ्लॉन सील जो है बोल जा रहा है। ठीक है, वो हो गया, क्लियर हो गया। अब यहाँ पे ये कोशिश करें कि रूट कॉज ऑफ प्रॉब्लम करें, क्योंकि बोले ओवरहीटिंग कैसे आप मिस कर दिए, मतलब रॉकेट की बात हो रही है सर, ओवरहीट ऊप्स कैसे कर सकते हो आप। तो ये इसीलिए बोल रहा है कि पता है ये चीज बिगड़ रहा है, क्यों बिगड़ रहा है, या इसी डॉग हाउस में क्यों बिगड़ रहा है। ये भी तो एक समस्या हो जाता है कि ऐसे 4 ठो हैं आपके पास, इसमें से यही क्यों बिगड़ रहा है, एक ठो यही क्यों बिगड़ रहा है, बाकी सारे क्यों नहीं बिगड़ा। और ऐसा क्या है कि जब हम उस पर भरोसा करके मान ली उसको यूज करने की कोशिश की, बाकी सब बिगड़ गए। इसीलिए बोल रहे हैं ये उतना सिंपल नहीं, ओवरहीटिंग हो रही बात सही, क्यों हो रहा है और एग्जैक्टली जिस जगह पे हो रहा है ये मतलब कैप्सूल में, वो क्यों हो रहा है सर्विस मॉड्यूल में। तो वही कोशिश जरूर किया जा रहा है और ऑलमोस्ट पकड़ ली है, लेकिन रूट कॉज अभी भी मन लायक नहीं मिला है। तो वही समझिए। अब रहा बात है, ठीक है कि निकाल दो इसे, आईएसएस से निकालो और री एंट्री कर दो। अब रहा बात कि आइडियली था कि दोनों ये समझिए एस्ट्रोनॉट उसको पायलट करके ले आएंगे। प्रॉब्लम ये है कि अगर वो पायलट करते हैं तो जब मैनुअल आप पायलटिंग कर रहे हैं तो चांसेस नहीं है कि आप सब थ्रस्टर्स को याद रख के कर सकते हो कि भैया इस थ्रस्टर को मत चालू करो। वो नहीं होगा वैसा, मैनुअल कमांड में वैसा नहीं दिया जाता है। वो कंप्यूटर कमांड में भले रह सकता है कि वो बैकअप या बाईपास को यूज कर ले, जिसे हम लोग कहते हैं ड्राइव बाय वायर। तो ये जो मैनुअली पायलट करने का अगर ऑप्शन इस्तेमाल करते हैं तो वो खतरे में डाल देता है। यहीं के लिए रोक दिया गया, इसीलिए इन्हें वापस नहीं लाया कि ठीक है अगर हम मैनुअल करते हैं तो इस पे रिस्क आ सकता है, ये फूट सकता है, या वर्स्ट केस सिनेरियो कैस्केड फेलियर कॉज कर सकता है। कैस्केड फेलियर मतलब इसने ये बिगड़ा, उससे दूसरे चीज बिगड़ गए और मंगलम भगवान विष्णु हो गया। तो ये समझना बहुत जरूरी है, इसीलिए रोक दिया गया। मतलब रिटर्न को डिले नहीं, रोक दिया गया कि भैया पहले क्लियर करो कि क्या हो रहा है और इससे कैस्केड फेलियर तो ना हो। और यही समझिए। अब फिर एक बात आएगा कि अच्छा इसे ऑटोमेटेड तरीके से क्यों नहीं हटाया जा रहा है। यहाँ पे समझिए ये नासा की तरफ से धांधली हुई है कि सॉफ्टवेयर जो डाला गया है वो सॉफ्टवेयर OFT2 यानी कि ऑर्बिटल फ्लाइट टेस्ट 2, जो कि पूरी तरह से ऑटोनोमस था, यानी कि सॉफ्टवेयर के बेसिस पे गया, सॉफ्टवेयर के बेसिस पे आ गया। वो सेम सॉफ्टवेयर नहीं है, सॉफ्टवेयर बदल दिया गया है। बोले भैया ये सेंस नहीं बनता कि सॉफ्टवेयर बदल दिए। ये समझिए कि जो सॉफ्टवेयर जो पहली बार लिखा गया था वो FT2 वो कंप्लीट नहीं था। एक्चुअली आपका जो फ्लाइट सॉफ्टवेयर है वो एक सॉफ्टवेयर होता है कि सर आप एक बटन दबाइए, ऑटो पायलट पे है, आप वो बटन बंद कर दो, ऑटो पायलट खत्म हो गया, जैसे प्लेन सब में होता है। और रहा बात की OFT2 पूरी तरह से ये था, क्या बोलते हैं, ऑटोनोमस बनाया गया था, लेकिन उसमें मैनुअल इनपुट पायलट्स के साइड से ना हो, और वो प्रोग्राम किए ही नहीं। क्यों नहीं किए? क्योंकि आप ध्यान दिए होंगे इनका पहले एक बार सॉफ्टवेयर में इश्यू आया था। तो एकदम समझिए स्ट्रिप डाउन करके OFT का सॉफ्टवेयर बनाया गया, OFT2 का लॉन्च कर दिया, काम कर लिया। अब रहा बात कि जैसे ही वो सॉफ्टवेयर लिए
फिर उसमें छेड़खानी की है, तो अब दोबारा टेस्टिंग करनी है। तो छेड़खानी कैसे की है कि इंसान इसे चला सकता है कि नहीं, ठीक है। लेकिन अब आपने छेड़ दिया है कोड बेस को, अब आप उसमें ये कर दो कि मैनुअल इनपुट है, बल्ले-बल्ले, बहुत बढ़िया बात है। सर अब दोबारा ऑटोमेटिक करो, ये भगवान भरोसे हो जाता है। अगर कोड एकदम बढ़िया से लिखा है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो कि पहले भी तांडव हो चुका है, बोइंग खुद ही नहीं क्लेम कर रहा है कि आप करो। बोइंग एकदम नहीं बोल रहा है कि आप इसे ऑटोमेटेड सिस्टम से निकालो, क्योंकि वो सॉफ्टवेयर को चेंज किए हैं। जो मतलब समझिए जो फर्मवेयर था OFT2 के लिए, OFT2 का फर्मवेयर जो है छेड़ दिया गया है, और छेड़ने के बाद टेस्टिंग की गई, तभी लॉन्च किया गया, लेकिन वो टेस्टिंग सिर्फ ह्यूमन रेटेड है, ऑटोमेटेड नहीं है, तो ये फंसा दिया। तो इसीलिए फुल ऑर्डर में बाहर निकालना, उसको भी बाईपास किया, इसीलिए वो फंस गया है। ये जो आप लोग सुन रहे हैं इस पे कोड अपलोड करना, कोड नहीं अपलोड करना, कोड टेस्ट करना है। या मान लीजिए कोई डिफेक्ट निकल जाता है कि सर ये लाइन इंटरफियर कर रहा है, ये ग्लिच मार रहा है, तो उसे मे बी अपडेट करना पड़े। वो जो आप लोग सुन रहे हैं कि 3 से 4 हफ्ता लगेगा, वो उसी के लिए, टेस्टिंग के लिए, कि जो पूरा सॉफ्टवेयर स्टैक है नए तरीके से उसे टेस्ट करो। ये पहले हो जाना चाहिए था, बट नहीं किया गया। OFT2 का स्टैक जो था वो आधा था, वो नहीं होना था। तो यहाँ पे फॉल्ट है टिकड़म वाला, यही बोल रहे हैं, ये बोल गया है। और इसलिए किसी को श्योर नहीं है कि क्या बिगड़ रहा है, क्यों ओवरहीट हो रहा है, तो एक कॉन्फिडेंस नहीं है कि सर बाकी सब नहीं उड़ जाएंगे जब हम उन पर कॉल करेंगे। तो अब बात करते हैं फचांग क्या हो रहा है। फचांग ये हो रहा है कि हर चीज़ अभी फाइन है, यानी कि अभी ISS को कोई खतरा नहीं, इसमें कोई खतरा नहीं है, कोई भी चीज़ डेंजर में नहीं है, और बैकअप्स के ऊपर बैकअप्स रखा गया है। यानी कि ISS वन ऑफ दी मोस्ट एक्सपेंसिव प्रोजेक्ट है पूरा प्लैनेट पे, उस पर टेंशन नहीं लेना। वो इनका सिर्फ कपड़ा खत्म हुआ है और कुछ नहीं, खाने का टेंशन नहीं है, पानी का टेंशन नहीं है, सब चीज़ का टेंशन नहीं है, और रिकवरी का भी ऑप्शन रखा गया है। किसी भी हालत में खतरा में ये लोग नहीं है। हाँ, बस ये वहाँ पहुँच गए जिसे नॉट ग्रेट नॉट टेरेबल, मतलब कि कंफर्टेबल नहीं है, बट इट्स लाइक ठीक है सर, मर नहीं रहे, कोई टेंशन नहीं है, वैसा नहीं ऑक्सीजन खत्म हो जाएगा, कुछ नहीं। मैं एकदम क्लियर कर देना चाहता हूँ, कोई भी खतरा नहीं है, बस अनकंफर्टेबल हो गया कि अरे यार और कपड़ा ले आते। और कपड़ा लाने वाले थे, ब्रीफकेस लाने वाले थे, लेकिन वेट थोड़ा ओवर हो रहा था तो वो हटा दिया गया था, तो इनका एक्चुअली कपड़ा बहुत कम है। तो हाँ, ये दूसरे कपड़ा पहन रहे हैं अभी, तो वही बोल रहा हूँ, उसके सिवा और कोई मतलब हाय तौबा नहीं हुआ है। बेसिकली स्लॉपी हो गया है। और हाँ, टेस्टिंग मिशन में इसीलिए 2 भेजे जाते हैं कि ज़्यादा तांडव ना हो, और ये एकदम पूरी तरह से प्लान था। और अभी अगर क्या होता है, अगर इनको लीजिए इसमें डाल दीजिए और वापस इसे लैंड की तरफ भेज दीजिए, 90% चांस है कि बिना कोई हाय तौबा की ये शांति से आराम से लैंड कर जाएगा एग्जैक्टली वहीं पे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप बोलोगे 90% है, तो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है कि 90% ह्यूमन रेटेड मिशन के लिए एक्सेप्टेबल नहीं है, यानी कि इंसान को रिस्क में आप नहीं डाल सकते, आपको 99.9999% चाहिए, तो वहीं पर दिक्कत आ रहा है। ठीक है, तो खत्म ही क्यों नहीं कर देते कि ठीक है भैया इसको निकाल के हटाओ और उनको दूसरे से, ये भी क्यों नहीं हुआ है? यहीं पे नासा के अंदर में अब एक कॉन्फ्लिक्ट है कि अलग-अलग टीम जो है, बहुत सारे टीम करते हैं, जैसे कोई प्रोपल्शन का इंजीनियर हो गया, कोई आपका लाइफ सपोर्ट सिस्टम का इंजीनियर हो गया, कोई हीलियम एक्सपर्ट होगा, कोई RCS थ्रस्टर एक्सपर्ट होगा, कोई ऑर्बिट मैन्यूवरिंग एक्सपर्ट होगा, वो सब जो है एग्री नहीं कर पा रहे हैं कि ऑड्स क्या है। मतलब कि देखिए, मैं एकदम क्लियर कर देता हूँ, अभी इसे अगर ड्रॉप कर दिया जाए 99% चांस है कुछ नहीं हुआ, लेकिन इसको आपको क्वांटिफाई करना रहता है, क्योंकि अगर कुछ हुआ जो कि मतलब 2 स्पेस शटल्स में हो चुका है कि होना चाहिए था, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए था। एक्चुअली पहले वाले में कुछ नहीं होना चाहिए, दूसरा वाला में तो जिसमें कल्पना चावला का डेथ हुआ, तो उसमें तो कुछ हो भी नहीं सकता, मतलब क्योंकि मेन जगह पे छेद हो गया था। वैसा कुछ इश्यू इसमें नहीं है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्वाइवल बहुत हाई है। और इसको बनाया गया है, ये मतलब एक रॉकेट सिस्टम है, तो बनाया गया है कि अगर एक थ्रस्टर्स फेल हो जाए तो क्या करोगे? ऐसा नहीं बनाया गया कि ओ एक में ऊप्स हो गया काम खत्म, वैसा नहीं है। लेकिन फिर वही बात हो जाता है ना कि हमें नहीं पता कि वो ऊप्स क्यों हुआ है, तो हम गारंटी नहीं दे सकते एकदम 100% की दूसरे सब में नहीं होगा। तो ये डिफरेंट ऑड जा रहा है, जैसे एक कह रहा है कि सर 1 इन 50 चांसेस है कि सक्सेसफुली लैंड कर जाएगा, आप बोलो ठीक है 1 इन 50, दूसरा टीम बोल रहा है सर 1 इन 100 है, ठीक है, तीसरा टीम बोल रहा है सर 1 इन 250 है, वो उनको चाहिए 1 इन 250। 1 इन 250 हर टीम अगर देती तो ये काम कंप्लीट हो जाता, लेकिन वो नहीं आ रहा है। तो अब उसी पे इन्वेस्टिगेशन की जा रही है कि इसे और रिफाइन करो और एब्सोल्यूट डेटा निकाला जाए, तब उसके बाद डिसीजन लिया जाएगा। तो मैं क्लियर करता हूँ, खतरे में नहीं है, ये भी 99% चांसेस है कि चिल ही है, बस अनस्टेबल स्टेट में पहुंच गया, इसीलिए लोग इस पे रिस्क नहीं लेना चाह रहे हैं। और बैकअप ऑप्शन क्या है? बैकअप ऑप्शन है कि क्रू 9 मिशन, यानी कि ड्रैगन कैप्सूल का जो नेक्स्ट मिशन होना था, क्रू 9 मिशन, उसमें सिर्फ 2 पायलट्स को भेजा जाएगा, एस्ट्रोनॉट्स को, और उनके साथ जब वो रिटर्न करेगा फरवरी 2025 में, तब ये दोनों आएंगे।
तो थोड़ा-सा फचांग है, लेकिन मैं एकदम क्लियर करता हूँ, खतरे में कोई नहीं है ये। और इसमें काफ़ी बार एक बार सुने होंगे कि ये भिड़ जाएगा अगर हुआ, वो उसके लिए बहुत ज़्यादा चीज़ बिगाड़ना होगा, वो लाइक्लीहुड नहीं है। अगर इसे सिर्फ़ डिटैच भी किया जाए, ये खुद ब खुद ड्रिफ्ट हो जाएगा। और बाय द वे आईएसएस में है सिस्टम कि वो हटाया जा सकता है, तो वो उसका टेंशन नहीं है। वो बोल रहे हैं ना, बनाया गया है कि ये फ़ेल हो जाए, ये फ़ेल हो जाए, ये फ़ेल हो जाए, तब भी खतरा ना हो। लेकिन बात होता है कि सर फ़ेल क्यों हो रहा है? वो पता चल जाए तो शांति में जाए। इसीलिए कॉन्फ्लिक्ट है। सब अगर बोलते हैं, मान लीजिए कि अगर पूरी की पूरी टीम बोल देती है कि सर 1 इन 50th है, सबके सब बोल देते हैं 1 50th, तुरंत काम खत्म, इसको नहीं लाना है, इसको इसको कैसे सेफली डिजेक्ट करना है और क्रू ड्रैगन को भेजना है। डिस्कशन ही नहीं होता, लेकिन वो नहीं मैच कर पा रहा है, इसीलिए है दोबारा। कुछ बोइंग बोल रहा है कि अरे सर आप बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो, डालिए एकदम कोई टेंशन नहीं है। और नासा के अंदर भी कुछ लोग हैं जिनका जो फील्ड के एक्सपर्ट हैं वो बता रहे हैं कि सर इसमें उतना कुछ नहीं हुआ, लेकिन दूसरे बता रहे हैं सर इंसान के साथ रिस्क आप ले रहे हो और ये प्रॉब्लम हमें नहीं पता है सैटिस्फैक्टरली। तो ये हौच-पच हो गया है। अब बात करते हैं भविष्य में क्या होगा। तो हिसाब ये समझिए कि यहाँ पे जो चेन ऑफ कमांड है, वहाँ पे यफ़अप हो गया। ऐसा नहीं होना चाहिए था किसी भी हालत में। अब ऐसा क्यों है? इसमें कौन-कौन प्राइमरी मेंबर्स हैं? प्राइमरी मेंबर्स में आता है बोइंग, नासा और एरोजेट रॉकेटडाइन। बोलेंगे एरोजेट रॉकेटडाइन क्यों घुस गया? थ्रस्टर पैक जो है वो उसी का बनाया हुआ है। अब रहा बात कि क्या उसको ब्लेम कर सकते हैं? हाँ भी और नहीं भी। मान लीजिए कि वो सही में अगर खराब थ्रस्टर्स बनाया है, ठीक है, कोई बात नहीं है। लेकिन वो बोइंग का हेडेक है। मतलब एस्ट्रोनॉट्स का हेडेक नहीं है, नासा का हेडेक नहीं है। ये ऐसा समझिए कि जब आपको डेल कंप्यूटर भेजता है और मान लीजिए वो कंप्यूटर खराब होता है, तो आप बोलोगे डेल कंप्यूटर का, आप थोड़ी बोलोगे कि भैया इंटेल का प्रोसेसर उड़ रहा है या ये उड़ रहा है। जो भी हुआ है आपको डेल पे जाना होगा ना, क्योंकि डेल आपकी मतलब डेल से आपने खरीदा है, आप इंटेल से नहीं करता है, आपने डेल से खरीदा है। तो ये उसमें भी होता है। और बोइंग एक बार पहले भी अपने प्लेन वाले इंसिडेंट में हाय तौबा कर रहा है कि सर हमें जो सर्फ कॉन्ट्रैक्टर्स हैं हमारे, वो धांधली कर रहे हैं, इसलिए उससे क्या फ़र्क पड़ता है? एंड में मैं तुम्हारे स्टैंप पे चल रहा हूँ, तुम्हारे क्वालिटी कंट्रोल मतलब बोइंग स्टैंप पे चल रहा हूँ। वो स्टैंप का कीमत क्या रहेगा? और मैं क्लियर कर दूँ, प्लेन, रॉकेट्स ये सब बहुत सस्ता चीज़ है। चीज़ महँगा नहीं है। महँगा है उसका ये निकालना, क्या बोलते हैं उसपे, रिलायबिलिटी का स्टैंप डालना। सर ये मैं स्टैंप मार रहा हूँ कि 99.999% तक ये कुछ नहीं होगा। वो स्टैंप की कीमत लगती है, तभी जाके प्लेन, रॉकेट ये सब मिलियंस ऑफ डॉलर पहुँच जाता है। ऐसा कुछ है नहीं। और आप देख रहे हो स्पेसएक्स इतना ऊबड़-खाबड़ चीज़ बना के कैसे ट्रस्ट है, वो डाल ही नहीं रही है, इंसान को रिस्क में नहीं डाल रहे हैं। सर ये टेस्टिंग है, प्रोटोटाइप है, भड़ा-भड़ बनाओ। तो वही समझिए, इसमें इंसान डालना था तो इंसान की सेफ्टी थी। तो इंसान का टिपिकली आप माँग रहे हो पैसा, आप $4 बिलियन माँग रहे हो। तो उसमें क्वालिटी कंट्रोल आपकी ज़िम्मेदारी होती है। हाँ, हो सकता है कि आपके अंदर कोई सब कॉन्ट्रैक्टर धांधली कर दे, लेकिन ये आपके डिपार्टमेंट में आएगा कि सब कॉन्ट्रैक्टर गड़बड़ किया, आपने चेंज क्यों नहीं किया? तो ये सीधा-सीधा रॉकेटडाइन को ब्लेम कर देना कोई फ़ायदेमंद नहीं है बोइंग के लिए। तो मान लेते हैं कि अगर रॉकेटडाइन ने धांधली किया था, वो फ़ॉल्टी आएगा। फिर बोइंग पकड़ क्यों नहीं पाया? और फिर यहाँ पे नासा पे आ जाएगा कि नासा के प्रोजेक्ट मैनेजर जब सॉफ्टवेयर ये अनकंप्लीट स्टेट में था, ये कैसे हो गया? ये जी कैसे हो गया? कि मतलब बात सही है, आप सॉफ्टवेयर चेंज कर रहे हो, वो अनटेस्टेड। ये कहाँ से वर्ड आ गया सर? ह्यूमन रेटेड सिस्टम में अनटेस्टेड सिस्टम कहाँ से घुस गया? मतलब क्योंकि वो समझिए ऑटोमेटेड होने का दूसरा कारण ये भी है कि मान लीजिए किसी कारण से मतलब क्रू इनकैपेसिटी हो, जैसे मान लीजिए कोई लीक हो गया और वो बेहोश हो गए, होता है मतलब स्पेस में, और उस दरमियान आपको कंप्यूटर को आप सिग्नल देते हो कि भैया तुम इमरजेंसी ये करो, एस्केप करो, वो करेगा ही नहीं, बोले हमको इंसान का पायलट इनपुट चाहिए, फँस जाएँगे ना। तो ऑटोमेशन सिर्फ़ ऐसा नहीं कि सिर्फ़ ऑटोमेटेड होना चाहिए, वो है कि ऑटोमेटेड प्लस मैनुअल। ये कैसे हो गया कोड आपका कि सर ऑटोमेटेड तो हमने बनाया था, फिर उसमें छेड़खानी कर दी, तो अब हम ये मैनुअल करता है, इसकी गारंटी हम लेते हैं। सर ऑटोमेटेड करना पड़ा तो? नहीं, नहीं, उसकी गारंटी नहीं, उसमें पैसा लगेगा। तो ये नासा का प्रोजेक्ट फेलियर में गिनाएगा कि सर आपने अप्रूवल कैसे दे दिया एक सिस्टम का जिसमें पूरा मतलब कहते हैं ना 100% कंप्लीट क्यों नहीं है? क्योंकि जो टेस्टिंग डेमो मिशन था, डेमो मिशन इसीलिए था, ओएफटी जो फ्लाइट मिशन 1 फ्लाइट मिशन 2 वो उसीलिए था, ऑर्बिटल फ्लाइट टेस्ट, कि भैया आप टेस्ट कर लो कि सारा सॉफ्टवेयर सब सही है कि नहीं। आपने इनकम्प्लीट सॉफ्टवेयर पे लोगों को रख दिया, दैट इज धांधली। तो वही बोल रहा हूँ कि पूरा कमांड चेंज जो है, जो मतलब इनका स्ट्रक्चर था, वो सब जगह पे गड़बड़ हुआ है। तो देखिए आगे क्या होता है। अब मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ कि संक कॉस्ट फैलेसी है, कि मतलब इसको आप कैंसिल नहीं कर सकते कि ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। दूसरी बात नेशनल सिक्योरिटी भी आती है कि सर देश को चाहिए, मतलब यूएस स्पेस फोर्स बोल रहा है हमका दूगो चाहिए, तो मतलब दूठो बनना है, तो वो तो चाहिए, तो चांसेस है ये होगा। और दूसरी बात ये ना बोल रहे नासा के लिए खराब रेपुटेशन हो गई सर। आप मतलब आपके पास 2 प्लेयर्स आए, ठीक है, स्पेसएक्स आया, बोइंग आया, आपने स्पेसएक्स को पकड़ पकड़ के चेक किया, गड़बड़ हुआ, उनका भी फटा, फिर आपने उनके साथ हेल्प किया, उसे रिफाइन किया, फाइन ट्यून किया, लॉन्च कर रहे हैं, कोई टेंशन नहीं है। इसके साथ कहाँ सर, इसके साथ कैसे खो गए? तो गड़बड़ हुई।
गड़बड़ वही आ रहा है कि सप्लाई चेन मतलब जो चेन ऑफ कमांड है, वही धांधली हो गया है। सॉफ्टवेयर वाला तो मुझे एकदम पचा ही नहीं कि सर उनको सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन चेंज करना है। इट्स लाइक आप जेनुइनली बता रहे हो किसी कारण से अगर बेहोश हो गए सारे पायलट, हो सकता है स्पेस में हो मतलब कार्बन डाइऑक्साइड पॉइज़निंग हो सकती है, बहुत 10,000 चीज़ निकाला जा सकता है कि ये हो सकता है। इसीलिए उसमें ऑटोमेटेड डाला जाता है कि इन केस ऑफ इमरजेंसी एक बटन दबाओ, काम खत्म, निकालो इमरजेंसी एस्केप करो। भाई ये सोयूज़ में है, इसमें क्यों नहीं है? तो लॉजिक वही सब है। ये प्रोजेक्ट जो है बहुत तकलीफ़ वाला हो गया सबके लिए, नासा के लिए भी, बोइंग के लिए भी और रॉकेट डाइन के लिए भी। तो देखिए आगे वाले टाइम में क्या होता है। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन बोइंग स्टारलाइनर के साथ जो धांधली हो गई है। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा, कुछ सीखने मिला, कुछ समझ में आया। अगर ऐसा है लाइक कर दें, दोस्तों से शेयर कर दें, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक दबा सकते हैं। मैं कहूँगा डिसलाइक 2 बार दबाएँ, उससे मुझे पता चले कितना नापसंद हुआ है। मैं आपसे कहूँगा कमेंट लिखें, मैं हर कमेंट को पढ़ने की कोशिश करता हूँ। आपसे कहूँ सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए अगर आप फ्री हैं तो। आपने यहाँ वीडियो देखा जानकर मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।